नमस्कार, आदाब। मैं हूं दानिश रिजी और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है पीएफआई, यानी एक पीएफआई के कितने चेहरे हैं। कानपुर में हुई हिंसा, तब भी पीएफआई का नाम आया। प्रयागराज में हिंसा हुई, पीएफआई का नाम आया। खरगोन में सांप्रदायिक दंगे हुए, राजस्थान के करौली में हिंसा भड़की, उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल का सर कलम कर दिया गया, कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता का कत्ल हुआ। देश में पिछले कुछ सालों में जितने भी दंगे हुए, सभी दंगों में अक्सर व बेशतर पीएफआई का नाम आता रहा है। जबकि ये तंजीम या संगठन खुद को समाज सेवा करने वाली तंजीम कहती नजर आती है, लेकिन अक्सर पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम हिंसा में क्यों आता है? दरअसल इस वक्त चर्चाओं में इस वजह से है, पटना के फुलवारी शरीफ टेरर केस को लेकर बिहार के 6 जिलों में गुरुवार को एनआईए की टीम ने छापामारी की। पटना, दरभंगा, मोतिहारी, नालंदा, अररिया और मधुबनी में सुबह 6 बजे एनआईए की टीम ने पुलिस के साथ इन जगहों पर दबिश दी। इस कार्रवाई में एनआईए की टीम के साथ अलग अलग जगहों से डिजिटल डिवाइस और कई महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं। पटना में पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया और इनके भी पीएफआई से जुड़े होने का दावा किया गया। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए बिहार में पीएफआई की जड़ें तलाश रही है। केरल हाईकोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में पीएफआई को लेकर कहा था कि यह चरमपंथी संगठन है। हिंदूवादी संगठन पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग लगातार करते रहते हैं और मीडिया में केंद्र सरकार से इस संगठन को प्रतिबंधित करने पर विचार करने की रिपोर्ट भी आती रहती है। हालांकि अब तक झारखंड के अलावा कोई भी पीएफआई पर बैन नहीं लगा सका है। झारखंड के बैन को भी अदालत में चुनौती दी गई है। वहीं पीएफआई खुद को एक सामाजिक संगठन बताता है और कहता है कि वो दबे कुचले वर्ग के उत्थान के लिए काम करता है और करता रहेगा। पीएफआई कब वजूद में आया, यह भी हम आपको बताते हैं। साल 2007 में बना और 20 राज्यों में फैला है पीएफआई। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पीएफआई अस्तित्व में आया और 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फंड की स्थापना की। स्थापना के बाद से ही एनडीएफ ने केरल में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी। पीएफआई की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और सांप्रदायिक गतिविधियों में संलिप्तता भी सामने आई। साल 2003 में 8 हिंदुओं की हत्या में एनडीएफ के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। बीजेपी ने इस घटना के बाद एनडीएफ को आईएसआई से संबंध होने के आरोप भी लगाए, जिसको अभी तक साबित नहीं किया जा सका है। केरल के अलावा दक्षिण भारतीय राज्यों में सक्रिय तमिलनाडु, कर्नाटक में भी मुसलमानों के लिए काम कर रहे संगठन सक्रिय थे। कर्नाटक में फोरम फॉर डिग्निटी यानी कि केएफडी बनाया गया। तमिलनाडु में मनिथा नीति पसाराई एमएनपी का नाम संगठन बनाया गया। ऐसे कई संगठन नाम जो जुड़े हुए हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से। पीएफआई सबसे पहले चर्चा में आया 2010 में। केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने की घटना के बाद प्रोफेसर जोसेफ पर एक प्रश्न में पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का आरोप लगा था। इसके बाद आरोप है कि पीएफआई कार्यकर्ता ने प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काट दिए थे, जिसको लेकर सुर्खियों में आए थे। आइए अब आपको यह भी बता दें कि कब कब पीएफआई पर पड़े आरोपों की छींटें पड़ी हैं। 2018 में केरल के एर्नाकुलम में सीएफआई के कार्यकर्ताओं ने वामपंथी छात्र संगठन यानी कि एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र नेता अभिमन्यु की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तब भी पीएफआई सवालों में घिरा हुआ था। इस साल उडुपी में जब मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, तो उनके पीछे भी पीएफआई के छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई की ही रणनीति बताई जा रही थी।
दक्षिण राज्यों में यह संगठन उत्तर भारत के मुकाबले ज्यादा सक्रिय है। पीएफआई पर जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। इस संगठन का ही भी हिंसक गतिविधियों में नाम आता रहा है। नवंबर 2006 में दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद एनडीएफ और यह संगठन एक होकर पीएफआई बन गए। इस तरह साल 2007 में पीएफआई अस्तित्व में आया और आज तकरीबन 20 राज्यों में यह संगठन काम कर रहा है। अब पीएफआई एक संगठित नेटवर्क है जिसकी देश के 20 से ज्यादा राज्यों में मौजूदगी दर्ज है। पीएफआई की एक राष्ट्रीय समिति होती है और राज्यों की अलग अलग समितियां होती हैं। ग्राउंड लेवल पर इसके वर्कर भी होते हैं। समिति के सदस्य हर 3 साल में होने वाले चुनाव से चुने जाते हैं। 2009 में पीएफआई ने अपने सियासी दल एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और छात्र संगठन सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया था, जिससे जैसे जैसे पीएफआई का प्रभाव बढ़ता गया, कई राज्यों के अन्य संगठन भी पीएफआई के साथ जुड़ते चले गए। गोवा का सिटीजन फोरम, पश्चिम बंगाल का नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति, आंध्र प्रदेश का एसोसिएशन ऑफ सोशल जस्टिस और राजस्थान का कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटीज, ये सभी संगठन पीएफआई का हिस्सा हो गए। देश भर में आधार बनाने के बाद पीएफआई ने अपना मुख्यालय भी कोझिकोड से दिल्ली बदल दिया, यानी कोझिकोड से दिल्ली ट्रांसफर कर लिया। अब उनका मुख्यालय दिल्ली में है। अब पीएफआई देश के अधिकतर हिस्सों में सक्रिय है, लेकिन इसका मजबूत आधार दक्षिण भारत में ही मौजूद है। हाल ही में जब कर्नाटक में हिजाज विवाद हुआ था, तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और पीएफआई ने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए उसका जमकर इस्तेमाल किया था। बेंगलोर, उडुपी, मंडचा और बेंगलुरु में पीएफआई और सीएफआई का प्रभाव स्पष्ट नजर आया। ऐसे में सवाल यह है कि जब भी देश में कहीं सांप्रदायिक हिंसा होती है या माहौल खराब होता है, तो पीएफआई का नाम जरूर उछलता है। ऐसा क्यों होता है? मीडिया में पीएफआई को हमेशा नकारात्मक ही दिखाया गया है। क्या वाकई में ऐसा है? और अगर है तो सिर्फ झारखंड के अलावा पीएफआई पर प्रतिबंध ही क्यों नहीं लगाई गई? तो सवाल यह है कि क्यों नहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इतनी खामोश हैं? पीएफआई अगर इतना ही हिंसा फैला रही है, तो केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही हैं? अलावा सिर्फ और सिर्फ अगर छोड़ दिया जाए झारखंड की सरकार को। झारखंड की सरकार ने पीएफआई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएफआई के इतना जोर शोर होता है, तो प्रतिबंध आखिर क्यों नहीं?